नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। आज हम लोग शुरू करेंगे आलोचना। तो कोशिश करेंगे आलोचना आज हो जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है, 60 पेज है। चलिए, कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था। निबंध जो होता है, निबंध निबंध में हम ज्यादा अपना विचार देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आ जाए भारत सरकार पे निबंध लिखना, या इसको अपने समाज से जोड़ेंगे, उसमें खुद का विचार भी डालते। और जब हम आलोचना, ऐसा नहीं कि आलोचना में अपना विचार नहीं डालते। आलोचना में क्या करते हैं हम, आलोचना पे हम तर्क पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कवि में छंद की दिक्कत है, या मतलब छंद की बहुत ज्यादा भरमार है, और जो बात वो कहना चाह रहा है वो समाज तक पहुंच नहीं रही, पाठक तक नहीं, लेकिन छंदों की भरमार है। तो जब हम उसको बताएंगे कि छंदों की बहुलता तो है, लेकिन वो पाठक, लेकिन उसको तर्क के माध्यम से सिद्ध करेंगे, सिद्धांत के माध्यम से। कविता में ये चीज ऐसे होना चाहिए, वो आलोचना। आलोचना का अर्थ किसी कृत के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पे होती है, सिद्धांत और व्यवहारिक। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृत के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृत के मूल्यांकन को, देखो यहाँ पे मूल प्रश्नों के साथ मतलब उसका जो मूल प्रश्न, उसमें जो कमी है, अच्छाई है, क्या है, किसी कृति, किसी रचना के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक। और उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति, यानी कि उसकी प्रासंगिकता बताना, उसको अपने समाज से जोड़ना, वो व्यवहारिक आलोचना का। आगे आइए। मिडी मिडिलटन मरे ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। क्या कहा? लिटन मरे ने आलोचना को कला की सजगता। आगे आइए। अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इस वर्ग के एक अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि इन दोनों, मतलब कि सैद्धांतिक में भी और व्यवहारिक में भी। और वैसे आलोचना होनी भी चाहिए। मतलब अगर आप आलोचना कर ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। किसी कृति की, किसी रचना की आलोचना करना, ये मेरे अंदर धीरे धीरे घुस रहा। लेकिन आदत मेरी खराब हो गई है, तो मैं कभी काल होता है कि पूरा पढ़ता नहीं हूँ, लिख देता हूँ। जैसे हाँ, कि किताब पूरा पढ़ा नहीं, उस पर अपना ज्ञान दे दिए। इस पे एक बार डांट भी पड़ी थी, पूरा पढ़े नहीं हो। एक बार तो एक किताब का मैंने सिर्फ भूमिका पढ़ के लिख दिया था। राजशेखर भारती, असल में वो जाना था बहुत जल्दी, टाइम भी नहीं था, अब इतनी मोटी किताब थी, कौन पढ़े बैठ। आलोचना या समीक्षा का काल विभाजन, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर और समकालीन। और शुक्ल पूर्व में आएगा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। शुक्लोत्तर में स्वतंत्रतावादी, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और नई समीक्षा। ठीक। चलिए, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 से मानी जाती है। यहीं से निबंध की भी शुरुआत मानी जाती है। सैद्धांतिक आलोचना थी, यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। साथ ही कालिदास, जयदेव, सूरदास तथा अन्य कवियों की परिचय संबंधी आलोचना इन्होंने लिखा। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का आनंद कादम्बनी एवं नागरिक प्रचारी पत्रिका प्रमुख है। यही कल हम लोग निबंध में भी देखे थे।
हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सच्ची समालोचना, हिंदी प्रदीप किसकी है? नामक स्तंभ से 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने की। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर इनका नाटक था, की समीक्षा हुई। इसके बाद भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षाएं इसमें इन्होंने क्या किया, लिखा। ठीक है, चलिए। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। इसका प्रमुख कारण समालोच्य पुस्तकों के विषयों का विधिवत गुणदोष विवेचित करना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना उनकी पहली आलोचना। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है तथा संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना उनकी पहली आलोचना। ठीक। इसी युग में साहित्य इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। पहला है शिव सिंह सेंगरकृत शिव सिंह सरोज और दूसरा है जॉर्ज गियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। और वो क्या है, क्या नाम है, एक और रचना है, हाँ इस्तवार, वो किसकी है? प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1875 में तथा संयुक्ता स्वयंवर की 1886 में आनंद कादंबरी में क्या की समालोचना की, किसने? प्रेमघन ने। उन्होंने समालोचना की और बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। इन्होंने परीक्षा गुरु, नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर और एकांतवासी योगी आदि की समीक्षाएं प्रस्तुत की। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। द्विवेदी युग, द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नहीं, ये तो मान लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे गलत टाइप। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। ठीक। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 19 में प्रकाशित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में मर्यादा, संयम, शुद्ध आचरण आदि को प्रमुखता देने वाले आचार्य हैं। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य। एक रचना है लोकवादी तुलसीदास। विश्वनाथ त्रिपाठी की। और तुलसीदास किसकी है? निराला की। जो मैंने बताया था छायावाद की उनकी रचनाएं अपगीत, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। ठीक। प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं के को केंद्र में रखकर उन्होंने रीतिवादी कवियों को गौड़ सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूत, सूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं के महत्व को प्रतिपादित। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना, साहित्यालाप। नागरिक प्रचारी पत्रिका
देखो 1897 में। और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? पत्रिका के प्रकाशन से शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास माना जाता। श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य, लाला भगवान दिन व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन केडिया भारती भूषण कन्हैयालाल पोद्दार काव्य कल्प द्रुम, रस मंजरी अलंकार मंजरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। का पूछा जाता रस कलश, रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। व्यवहारिक समीक्षा देखते हैं। मीरा की प्रेम साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। कृष्ण शंकर शुक्ल केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। रामकृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्य कला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र विद्यापति। रामनाथ सुमन प्रसाद की काव्य कला। और गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि हरि। कृष्ण शंकर शुक्ल केशव की काव्य कला, रामनाथ सुमन प्रसाद की काव्य कला। हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कबीर वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। समझ में नहीं आ रहा क्या? कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछ। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के जो आलोचक थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र काव्यांग कौमुदी, सुखदेव बिहारी मिश्र साहित्य परिजात। का नाम और कहाँ जोड़ता है? हाँ, कौन कौन है मिश्र बंधु में? बिहारी लाल भट्ट साहित्य सागर, प्रताप नारायण सिंह रस सुकुमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद काव्य सुधाकर, कवि राज मुरारी दान जसवंत जसो भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर घनाक्षरी, लाला भगवान दिन अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ मंजू, सीताराम शास्त्री साहित्य। तुलनात्मक आलोचना को 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी, सादी कौन थे? फारसी के। बिहारी और सादी की तुलनात्मक समीक्षा की। इन्होंने बिहारी को श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना है। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। कहां से? बिहारी और सादी से, पद्म सिंह शर्मा। दो कवियों की तुलना करना या दो लेखकों की तुलना करना या दो उपन्यासकार की तुलना करना। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा लिखा या समाज को बहुत ज्यादा ध्यान में रख दिया, दूसरा पक्ष छूट गया। या किसी ने स्त्री पे बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना लिख दिया कि पुरुष पक्ष छूट। तो दोनों चीजों को होता ना पैरेलल लेके चलना, दो लोगों की तुलना कर देना, वो तुलनात्मक। और तुलना किसी रूप में हो सकती है, या मान लीजिए कि दोनों कवियों की काव्य भाषा को लेकर हो गई, या भाव पक्ष को लेकर हो गया, शिल्प पक्ष को लेकर हो गया, या उनके विचारों को लेकर हो गया, किसी भी तरह हो सकता। तो 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी जो फारसी के कवि थे की तुलना समीक्षा की। इन्होंने बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना और इसी रचना से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती। उसके बाद देव बड़े की बिहारी आया। मिश्र बंधुओं ने गणेश बिहारी, अरे चलिए, मिश्र बंधुओं ने बिहारी मिश्र, हाँ ये मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न
में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। ठीक। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया, इसको नोट कर लीजिए। तुलसीदास, ठीक, सूरदेव, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरीश। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते। तुलसी सूर देवलाल, यानी तुलसी सूर देव बिहारी लाल, तुलसी सूर देवलाल त्रिपाठी भूषण मती, केशव कबीर चंद, भारतेंदु हरि। हिंदी नवरत्न में देव बड़े या बिहारी विवाद की शुरुआत हुई। इसको याद कैसे कर। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, पद्म सिंह शर्मा 1918। बड़े कवि किसको माना गया? देव और बिहारी, ये पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में सेम सेम लगता है ना। बिहारी में देव, बिहारी और देव लाला भगवान, को याद कैसे कर। देव और बिहारी, बिहारी बाद में आ रहा है, यहाँ भी बिहारी बाद में आ रहा है ना? बिहारी और देव, देव बाद में आ रहा है, यानी भगवान, यहाँ भी भगवान बाद में आ रहा है, या यहाँ पे देव पहले आ रहे हैं तो यहाँ कृष्ण जी पहले आ रहे हैं। नहीं तो बहुत, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, और कभी काल दोनों एक के साथ ही पूछ लेता है मिलान वाले में, और एक गलत तो सब गलत। शुक्ल युग, शुक्ल युग हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं, यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक आलोचक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, हमारा फोटो चलिए। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। आगे आ जाइए। शुक्ल युग आलोचना, आलोचक एवं उनकी रचनाएं। श्याम सुंदर दास, चित्रा मुदगल जी ने कहा है कि आज के युग के, मतलब आधुनिक युग के सबसे बड़े आलोचक कोई हैं तो वो करुणाशंकर उपाध्याय की पुस्तकें पढ़ना पहली बात तो ऊपर से हो जाएगा एकदम। साहित्य आलोचन, और सोचिए 30 साल तक एक किताब लिखना आलोचना की, वो भी उस पर तटस्थ रहना बहुत बड़ी बात है, लोग 1-2 साल में नहीं रह पाते हैं। 31 साल टोटल मानिए। और जयशंकर प्रसाद महानता क्या है किताब, जयशंकर प्रसाद के जन्मदिन से लिखना शुरू हुआ था, जन्मदिन पे ही खत्म। और जयशंकर प्रसाद पे अब तक की सबसे बड़ी पुस्तक वो आई है और हिंदी साहित्य के। भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 30, रूपक रहस्य इनका पूछा जाता है 31, और
गोस्वामी तुलसीदास 27-28। शुक्ल पे आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास, देखो इनको अभी 23, जायसी ग्रंथावली 24, भ्रमर गीत सार 25, हिंदी साहित्य का इतिहास 29, ठीक, काव्य में रहस्यवाद 29, रस मीमांसा 49, बाबू गुलाब राय। नवरस कविता क्या है, इनकी भी है कविता क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य का विमर्श, ठीक। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मेरे गीत और कला, ठीक। रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, सुमित्रानंद पंत, गद्य पद, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। यदि कामायनी मैं लिखता, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। क्यों? अच्छा, सुमित्र आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र, कबीर का हास्यवाद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, वाङ्मय, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का प्रकाश। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य में अभिव्यंजनावाद, इनका इंपॉर्टेंट है। काव्य में अभिव्यंजना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधान करता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद 1929 में जो आया था, निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि भाग 2 की सैद्धांतिक आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भाव योग कहा है, तो नोट कर सकते हैं, कविता को भाव योग शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं का हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। शुक्ल जी ने कला, कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय तुरंत जरूरी माना है। कला कला के लिए और कला जीवन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पाठीकृत आचार्य कहा जाता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव पे देखा, क्योंकि विधेयवादी पद्धति ही अपनाते हैं। अगली क्लास हमारी होगी उस पे आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा, साहित्य, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, जितनी भी। मैं सोच रहा हूं कि अगली वाले क्लास में 1 बजे तक क्लास कर लिया जाए क्या। मैं यहाँ पे टाइम ले लूंगा ताकि ये हो जाए खत्म। उसके बाद एक क्लास हो जाएगी हमारा प्रवासी साहित्य मंगलवार को, ठीक। और एक क्लास हो जाएगी हिंदी पत्रकारिता, मतलब पत्रिकाएं क्या हैं, पत्रिकाएं और पुरस्कार कौन कौन से कहाँ कहाँ मिले। और इसके बाद एक क्लास होगी आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक कवि, उपन्यासकार, लेखक सबका क्रम, ठीक, वो करवा दूंगा। उसके बाद फिर वो जो शुक्ल वाला कथन एक क्लास उस पर, उसके बाद टेस्ट लेना, ताकि 1-2 जून से मैं सोच रहा हूँ टेस्ट एकदम धुआंधार हमारा
चालू हो जाए। चलिए, इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव इन पर शुक्ल पर रहता है। ठीक, की आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। शुक्ल जी ने रसवाद की स्थापना आध्यात्मिक भूमि की बजाय मनोवैज्ञानिक धरातल पर की है। शुक्ल जी ने व्यवहारिक समीक्षा एवं सैद्धांतिक दोनों आधारों पर रस सिद्धांत की स्थापना की। लोक मंगल की अवधारणा, उनकी रुचि लोक मंगलवाद में है, ना कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। कामायनी का उद्देश्य क्या है? तुलसी का उद्देश्य, रामचरितमानस का उद्देश्य है लोक मंगल। कामायनी का लास्ट सर्ग क्या है? कामायनी का आनंद, उसका उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना। मैं बता दें, चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित। तब रट डालो रट डालो। कामायनी से एक प्रश्न इसके सर्ग से आता, हर साल आता, इस बार भी आएगा। और ऐसा नहीं जो ट्रिक मैं बताऊं वही फॉलो करो। जैसे आप पढ़ते वक्त आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ भी आ जाए, गाली आ जाए, खुरापात आ जाए, लिख लो, काम क्लियर होना चाहिए। उन्होंने लिखा, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रसदशा है। इसको लिख सकती शुक्ल के अनुसार, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रसदशा, मतलब व्यक्ति का हृदय या हमारा हृदय समाज के हृदय में, यानी कि हम समाज का हित चाहने लगे, तो होने की अवस्था ही रसदशा कहलाती है शुक्ल के। कविता क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि आत्मा की शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्तावस्था क्या है, तो ज्ञान दशा है। तो हृदय की मुक्तावस्था रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार इन्होंने किया है। उन्होंने कविता के दो प्रकारों की चर्चा की है, आनंद की साधनावस्था का काव्य तथा आनंद की सिद्धावस्था, यानी कि प्रयत्न पक्ष और उपभोग। एक होता है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं लिखने का या पढ़ने का, जो भी है, और दूसरा है या समाज के निर्माण का, समाज के हित का। एक होता है कि हम उसको भोग रहे हैं, वो हम कर चुके हैं। जैसे नहीं होता कि अब घर बना लिया, अब उसमें हम रह रहे हैं, वो चीज है भोग करना। आजकल खूब चल रहा है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं कराया जा रहा है? 28 संडे को तो है उसका उद्घाटन। नए पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा है, और इसके उदाहरण में रामायण, महाभारत, हम्मीर, रासो, रामचरितमानस आदि को स्थान दिया गया। दूसरे प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक रंजन, पहला क्या था? मंगल। इसमें आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूर सागर, रीतकालीन काव्य को। ऐसे पूछ सकता है, रीतकालीन काव्य को तुलसीदास जी ने क्या कहा है? लोक रंजन। और ये भक्तिकालीन है, लगभग आदिकालीन। आगे आ जाइए। उनके अनुसार सूरदास लोक रंजन के कवि हैं, भारतेंदु लोक मंगल के कवि हैं, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोक रंजन और उसका उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य। शुक्ल एकदम धुआंधार, एकदम जैसे वीडियो आपने जो भेजा था, एकदम इन्होंने तुलसीदास की लोक मंगल एवं उसको मैं बड़े देर से कई बार देखा। उन्होंने तुलसीदास की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की, साथ ही सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारा।
यानी कि शुक्ल ने तुलसीदास की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की के साथ साथ सूर्य की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकार। इसीलिए तो कबीर पे लिखते हैं वो, पुस्तकें लिख देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जायसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिका में देखा जा सकता है। तुलसी जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल। इन्होंने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत स्थापित किया। कौन? शुक्ल जी। विरोधों का सामंजस्य। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि को, प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया। मुक्तक की जगह किसको रखा? प्रबंध को। प्रतीक तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को। बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता। इसलिए कहा जाता है ना, ज्यादा बुद्धि से नहीं चलना चाहिए, दिल कहे वही करो। कोई गलत काम अरे हम लोग इतना पढ़ के लिख के कुछ नहीं कर रहे, ये बेचारे इतना बड़ा अभी तक कोई नहीं है। ये अवध क्षेत्र के थे ना, बस्ती के। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक होता है। भारतेंदु मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की उन्होंने प्रशंसा की। शुक्ल जी द्वारा अंग्रेजी की रचनाओं का किया गया अनुमान। एसे ऑन इमेजिनेशन, एसेज ऑन इमेजिनेशन, इसको किए कल्पना का आनंद नाम से था एडिशन का। जॉन हेनरी न्यूमैन का था लिटरेचर, इसको किया साहित्य। जॉन हेनरी इन्हीं का न्यूमैन का था प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, आहा आदर्श जीव। हैकल रिडल ऑफ द यूनिवर्स, विश्व प्रपंच। सोचो, उसके अंग्रेजी आ रही होगी तभी ना किए। मुझे अंग्रेजी मुझे अंग्रेजी अभी भी नहीं आती, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे अभी कुछ लिखा हुआ तो पढ़ के समझ जाता हूँ, लेकिन अब कोई सामने से बोल देता है तो टेंशन इसलिए होती है। जैसे मान लीजिए आपने सामने से बोला, आपका पहले अपने अंदर ट्रांसलेशन करूंगा, ठीक, उसमें कुछ टाइम लगा। फिर आपसे बोलने के लिए पहले हिंदी में जो सोचा उसका ट्रांसलेशन करूंगा तब बोलूंगा। इसी गैप जो हो जाता है बीच में। हिंदी में तो अशुद्ध हिंदी बोलने लगा तब भी कोई नहीं, भाग जाएंगे। नहीं, बोलचाल में तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ, कैंपस में भी सर लोगों से मैं भोजपुरी बोलता हूँ, पालागी गुरु जी। भोजपुरी अवधी। मैं तो अपने गुरु जी को भोजपुरी गाने का लिंक भेज देता हूँ, फिर डांटते हैं आगे गरीब। लिंक कहेंगे गाना अच्छा था। बाबू श्याम सुंदर दास और करना चाहिए, जैसे ये मतलब अपनापन दिखाता है।
बहुत लोगों को ये भी लगता है ना कि यहाँ के भोजपुरी या अवधी बोलेंगे तो थोड़ा लोग वो समझेंगे गंवार टाइप, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, होना ही चाहिए। हिंदी में अध्यापकीय आलोचना, एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत किसने की? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध, नोट कीजिए, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, और किसने लिखा? पीताम्बर बर्थवाल। हिंदी का प्रथम शोध ग्रंथ, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ठीक। नेतृत्व में किसके? श्याम सुंदर दास के। लिखा किसने? पीताम्बर बर्थवाल ने। ये एक निबंध है, कल हमने पढ़ा था, मकरंद। बस यही इतना लिख लीजिए। के काव्यगत विचारों में पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टिकोणों का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन अकादमिक समीक्षा अर्थात एमए के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 में सर्वप्रथम एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। 1921, सोचो, तब डीयू की स्थापना भी नहीं हुई थी। डीयू की स्थापना कब हुई थी? 1922। इसीलिए 100वां वर्ष मनाया जा रहा है इसका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्यापक के रूप में हुई। हमारी एक भांजी, उसको बीएचयू अच्छा ही नहीं लगता। ये भी होता ना कि दूर के ढोल सुहावने होते, जब तक हम जाते नहीं है तब तक लगता है क्या है। जैसे मैं 2017 में जब आया, पहली बार शहर में कदम रखा था, 2017 में दिल्ली में, बहुत सुना था डीयू ऐसा है वैसा है ये है वो है, जब यहाँ आ गया तो क्या है। ऐसे नहीं होता था कि वहां के लड़के ऐसे होते हैं तुम्हारी चलने नहीं देते, यहाँ आके पता चलता अपनी ही चलती है। तो वही होता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते। वो होते होते। डीयू का क्रेज अब बढ़ गया है थोड़ा, सच में। जब से सिलेक्शन देने लगा यूपीएससी में ना, 5-6 साल से इधर। अब यूपीएससी मिरांडा से ग्रेजुएशन है आपका? वाह, वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। यूपीएससी में 22% कंट्रीब्यूट है इसका, आईआईटी का। फिर 20% है आईआईएम का। इसके बाद आता है 16% डीयू का। पहले इलाहाबाद सिलेक्शन बहुत देता था, इलाहाबाद का टॉप 10 में नाम ही नहीं है। इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पे यही है। सब एकदम रख रख के अपने कॉलेज का धड़ाधड़ स्टेटस डाल रहे हैं। मैं किसी का नहीं डाला, ना मैं डीयू का भी नहीं डाला। है, दूसरे का स्टेटस क्या डालना। श्याम सुंदर दास की प्रमुखता, प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित: साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य। और सब अपना अपना जाति ढूंढने लगे इस किशोर की, ये ब्राह्मण है, ये वो है वो है। शब्द मात्र पर ही चर्चा होने के कारण रसगंगाधर एवं साहित्य दर्पण की काव्य परिभाषा को प्रमाणिक नहीं माना। किन्होंने? श्याम सुंदर।
जात इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होता ना कि 4 बार चौथा अटेम्प्ट था उसका, बहुत तीसरा था, जो भी रहा तब भी। नहीं, लड़कियों के साथ ये भी देखो, इंटरव्यू में पैनल में दिव्य कीर्ति जी बोले थे कि उनको इंटरव्यू में नंबर ज्यादा मिल जाता है। उसका मतलब कई सारे रीजन होते हैं, उनकी बोलने चालने की बात है, उनकी खूबसूरती भी बहुत मायने, नहीं ये सच है, मायने रखती है। है? तैयारी कर रही हो क्या यूपीएससी की? वैसे एक बार जो है ना, यूपीएससी की तैयारी सबको करना चाहिए, अगर मैं नहीं भी करूंगा तो उसकी किताब लेके पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वो पढ़ना। नॉलेज बहुत बहुत काम आती है यूपीएससी की नॉलेज, आप कहीं भी हैं, सभा में हैं, मंच पे हैं। और यहाँ के बच्चे, डीयू के बच्चे सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोफेसर से जो ग्रेजुएशन में पढ़ के जाते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है। एक बंदा गांव से आता है, वहां से ग्रेजुएशन कर रहा है किसी प्राइवेट कॉलेज से, यहाँ के सिर्फ कोचिंग ले रहा है। एक ये यहाँ यूनिवर्सिटी के माहौल से निकल रही है लड़की, दोनों में बहुत डिफरेंस हो। अभी मत लो, तो कहूंगा इसमें एडमिशन ले लो तब लो, क्योंकि नहीं, इसमें एडमिशन लेने के बाद फ्री हो जाओगे एकदम, 4 बजे इधर से पैसा मिलता रहेगा बढ़िया, और चिल होके अपना तैयारी करते। बाहर जाके बात कर लो। बाबू, आ, आ गया ये, बाबू गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद और विभंजनावाद संबंधी विचारों में निहित सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है। आगे आ जाइए। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ ही कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का भी सहारा पीताम्बर दत्त बर्थवाल को देखते, ये शोध परक आलोचना में उल्लेखनीय है। ये योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा, इसका प्रभाव सभी समकालीन आलोचकों पर पड़ा। संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केसों पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया। व्यवहारिक समीक्षा में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन की। आगे आ जाए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इन्होंने आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से हिंदी साहित्य विमर्श में प्रस्तुत की। ठीक। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर हैं, मतलब जो उन्होंने कहा था शुक्ल ने। ठीक। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रस्तोता यही है, ये मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू तब से ये भूलता ही नहीं। इस ग्रंथ में क्रोचे के सिद्धांतों की
भारतीय सिद्धांतों से तुलना की गई है तथा आचार्य शुक्ल की कई बातों से असहमति जताई। ये कला कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर। अरे अभी 3-4 दिन पहले मॉरिशस, सूरीनाम, यहाँ सभा के मतलब बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी एमए करने वाली अपने डीयू में। कितना बढ़िया सब गाना वाना गा रहे हैं। उस कार्यक्रम में मैं गया था बस खाना खाने। हम गए चलें बढ़िया खाना खा के आते। जगन्नाथ दास रत्नाकर पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का इन्होंने पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नामक शीर्षक से किया। सूर और तुलसी को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रबली पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति परंपरा में आगे आ जाइए। छायावादी कवियों का आलोचना कर्म कर्म आचार्य शुक्ल द्वारा छायावाद का एक पक्षीय मूल्यांकन कर दिए जाने के कारण छायावाद के चारों बड़े कवियों को आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा। इन्होंने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को साहित्य के लिए गैर जरूरी माना। रामधारी सिंह दिनकर ने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है। प्रगीतों का आंदोलन दिनकर जी ने। सौभाग्य न शब्द होता है, देखें आगे क्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के बारे में लिखते हैं, वह परिवेश की पुकार है। वह परिवेश की, वो क्या बोले, प्रगीतों का आंदोलन बोलते हैं परिवेश की पुकार। विद्यापति और चंडीदास पर निराला ने लिखी। मेरे गीत और कला एवं काव्य में रूप और अरूप दोनों निराला के निराल लिखा। निराला के सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित ग्रंथ हैं। निराला ने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना है। ठीक, हिंदी का जातीय छंद को माना, कवित्व को। निराला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचनाएं लिखी। अतः उनकी आलोचनाएं कहीं कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित हैं। सूर्यकांत, अच्छा आप भी कोई भी रचना करिए उसमें व्यक्तिगत थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। जो व्यक्तिगत विचार है कितना भी कोशिश कर आ जाता है। फिर इसीलिए कहा जाता है ना कि निबंध उबंध में किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं, पता चले जो चेक कर रहा है दूसरी पार्टी का है ना, फिर उस बंटाधार कर देगा वो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचकीय प्रतिभा को हम तत्कालीन पत्रों एवं पत्रिकाओं में लय, तुक, छंद तथा काव्य भाषा के रूप में व्यक्त विचारों के माध्यम से देख सकते हैं। 1930 ईस्वी में परिमल की भूमिका में तो उन्होंने पारंपरिक छंद शास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नए छंद शास्त्र की स्थापना की। निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। विश्व भारत की पत्रिका में अज्ञे ने लिखा, निराला इज ऑलरेडी डेड। पंत, ये ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना ली। 26 में पल्लव की भूमिका में इन्होंने छायावाद, सौंदर्य एवं शिल्प के साथ अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों के पक्ष पर विचार प्रस्तुत किया। इसीलिए पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है, छायावाद का मैनिफेस्ट यानी छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। दिल पंत ने कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा। युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा और युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन शीर्षक में पंत ने आलोचना लिखी, समीक्षा लिखी। समीक्षा को नोट कर लीजिए, जहां रामधारी सिंह दिनकर को लिखी हो। कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी
ऐसे एक साथ लिखने से तैयार, जब जब जैसे मान ली एक देखोगी, अभी क्वेश्चन कर रहे हो, एक आया आपने गलत किया, उसको देखो तो उसके साथ आप चारों देख लोगी। पंत जी ने यदि मैं कामायनी लिखता में विवेच ग्रंथ की बड़ी स्वतंत्र समीक्षा लिखी, संतुलित व्याख्या प्रस्तुत। पल्लव की भूमिका को तो छायावाद में वही स्थान दिया जाता है जो अंग्रेजी छायावाद में परफेस टू लिरिकल बैलेस्ट, परफेस है ना, हाँ, प्रीफेस। इस भूमिका, पंत, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं तो बच्चे भाग जाएंगे क्लास से। इस भूमिका इस भूमिका में पंत जी ने सत्तावादी काव्य शिल्प पर विस्तृत विवेचन मेरी स्पेलिंग नहीं गलत होती। अब हाँ, मैं तो, हाँ, अंग्रेजी मुझे एक चीज आता है, टेंस। टेंस तो मेरा गलत नहीं हो सकता कभी। और अंग्रेजी जो हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तानी लोग तो आर साइलेंट नहीं करते, फिर अंग्रेजों को देखो तो आर पूरा खा जाते हैं। हमने मर मर के सीखा इतना मेहनत से, उसके बाद भी साइलेंट करेंगे। माई नेम इज रविंदर है, सर लोग बोलते हैं, वहां पे सब बोलते हैं। महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा की आलोचना प्रतिभा उनकी काव्य कृतियों भूमिका में देखी जा सकती है। महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ में महादेवी समीक्षात्मक भूमिकाओं का गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन। महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ हो रहेगा यहाँ। महा महाग्रंथ में महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का प्रकाशन यहाँ रहेगा, गंगा प्रसाद पांडे ने कराया कराया। वाक्य वो गलत है, मिस्टाइप हो जाए। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध यथार्थ और आदर्श तथा छायावाद और हास्यवाद, इनके प्रतीक कौन है प्रिय? सोचो। बादल और दीपक, सब भूलना नहीं है। कृष्णा का क्रम है, निहार, रश्मि, गिरजा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तवर्णा। सबसे अच्छा, जब तक मैं पढ़ाता नहीं था तब तक मुझे लगता था कम आ रहा है, जब से पढ़ाने लग गया हूँ ना तब से। जबकि ऐसा भी नहीं, मैं घर से पढ़ के आता हूँ और गया पीडीएफ बनाया, उसके बाद मेल पे भेज दिया, आके यहीं खोलता हूँ डायरेक्ट। ज्यादा वादा नहीं पढ़ा है, बस हो गया किसी। सबसे पहले 1936 में एक चीज होता है ना, देखो आईआईटी वाले आते हैं, हम मार के निकल जाते हैं यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में, क्यों? तो हमारे साथ क्या है, जैसे मान लीजिए हिंदी वालों के साथ प्रॉब्लम क्या पता है, कि किताबें बहुत ज्यादा खरीदते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ते बिल्कुल नहीं है किताब। और अगर जब नोट्स बनाते हैं ये, हम हिंदी वालों के या आर्ट वालों के साथ क्या है कि जब इनका नोट्स बनाने का मतलब किताब आगे रख लो, उसको उतारो। इतनी इतनी पतली किताब है, नोट्स इतना हो गया। नोट्स और कम होना चाहिए, नोट्स का मतलब क्या होता है, और कम हो। ठीक। और उसके बाद जब पूछो, अच्छा नोट्स तैयार हो गया, हाँ सर तैयार हो गया। क्वेश्चन पूछे, नहीं अभी रिवाइज नहीं। और उनके साथ क्या है कि वो एक बार जो पढ़ लेते हैं फिर वो सेट हो जाता है, उसको फिर लिए आके मार के निकल। मैथ्स वैकल्पिक रखेंगे, फिजिक्स रखेंगे। सोचो टफेस्ट एग्जाम है ये, बहुत बड़ी बात है।
छोड़ ओढ़ के कोई नहीं आता, वो लीव होता है। मेरे एक भैया हैं, वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, और लेखपाल बन चुके हैं। अब गांव में हल्ला कि अरे लेखपाल की नौकरी छोड़ के लड़का तैयारी करा था, लीव दिए हुए हैं, विदाउट पे लीव होता है ना। अरे एक बार मैं गया था यहाँ गांधी विहार घूमने ग्राउंड में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे वहां तैयारी करने वाले, इंतजार रिजल्ट का, जो आईपीएस बन चुके हैं और आईएएस बनना है। सोचो, मतलब आई वो भी आईएएस आईपीएस, मतलब ये भी नहीं बहुत खराब रैंक, अच्छी खासी रैंक, 50वीं रैंक है या 30वीं रैंक है, 32वीं 18वीं, को भी आईएएस बनना है। ए भैया हमको मिल जाता तो। महादेवी जी की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन गंगा प्रसाद पांडे ने किया। छायावाद का पतन देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, तो कई बार पूछा भी गया है। छायावाद का पतन 1948, डॉक्टर देवराज। की आलोचना समसामयिक महत्व की साहित्यिक पहचान लिए हुए है। इसमें उन्होंने छायावाद की दुर्बलताओं पर चिंतन किया है। ठीक, चलिए। जयशंकर प्रसाद, इंदु पत्रिका 1906 में प्रसाद जी की संपादकीय टिप्पणियों से स्वतंत्रतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई देने शुरू हुए। वो छायावाद का पतन 1948 देवराज लिख ली। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा, रोमांटिक क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। छायावादी कवियों पर वर्ड्सवर्थ, शैली एवं कीट्स का भाव है। इस दौरान छायावादी कवियों ने काव्य में नैतिकता तथा शब्दों की स्थूल उपयोगिता के अंकुश को काव्य में लिए अनिवार्य नहीं समझा, काव्य के लिए अनिवार्य नहीं समझा। साथ ही साथ काव्य रचना करते हुए समीक्षा कार्य भी आरंभ आगे आई। जयशंकर प्रसाद का काव्य के बारे में कथन क्या, जी का। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके जो सत्य के उसके श्रेय में ऐसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकलात्मक संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, उस काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। ये नीचे आ गया। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति बात का कथन। जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन में रहस्यवाद का उद्भव वैदिक युग से माना है और छायावादी रचनाकारों की रहस्य चेतना को उससे। शुक्ल युगीन अन्य आलोचक, रमाशंकर जगन्नाथ प्रसाद भानु, जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर अलंकार दर्पण, रमाशंकर शुक्ल रसाल, अलंकार पीयूष नाट्य दर्पण आलोचना दर्श, सूर्यदास वाजपेयी रस और अलंकार, कन्हैयालाल गुप्त चरित्र चित्रण, सेठ गोविंद दास नाट्य कला मीमांसा, रामकृष्ण
प्रसाद की नाट्यकला, ब्रजरत्न दास हिंदी नाट्य साहित्य। जनार्दन मिश्र। जनार्दन मिश्र ये क्या लिखते हैं? विद्यापति। प्रसाद कृष्णानंद गुप्त, प्रसाद जी के दो नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद, पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र मीरा की प्रेम साधना। गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध। ठीक। रामनाथ मोहन प्रसाद जी की काव्य कला, पुरुषोत्तम लाल आदर्श और यथार्थ, विनोद शंकर व्यास कहानी कला। और इनका एक और है गुप्त जी की काव्य भाषा, गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त। आइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना सूर साहित्य। जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा तथा सूर की राधा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उनके सूक्ष्म अंतर को दिखलाया है। 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का एक भाग भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। इस विकास में हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की गई। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्तर पर स्वीकृति मिली, किंतु उनका आलोचक व्यक्तित्व ढक सा गया है। कबीर 1941 ईस्वी पुस्तक में इनका आलोचकीय व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। 1952 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आदिकाल द्विवेदी जी की ऐतिहासिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें हिंदी के प्रारंभिक साहित्य की जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। 1965 ईस्वी में कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस किताब में द्विवेदी जी ने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की। ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त मानवतावादी आलोचना का आलोचक माना जाता। डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र का मूल योगदान छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। डॉक्टर नगेंद्र ने संस्कृत, ग्रीक एवं अंग्रेजी काव्यशास्त्र की लगभग सभी प्रमुख स्थापनाओं को अपनी आलोचना में सम्मिलित किया। अपनी पुस्तक रीतिकाल की भूमिका में डॉक्टर नगेंद्र ने काव्यशास्त्र के तत्वों की विवेचना के लिए बिल्कुल नए दृष्टिकोण आलोचना की आस्था 1966 नामक अपने निबंध संग्रह में डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया। काव्य के तीन तत्वों भाव, कला और बुद्धि पूछा जाता है। भाव, कला और कल्पना और बुद्धि को डॉक्टर नागेंद्र ने भाव को ज्यादा महत्वपूर्ण माना तो भाव को। हो गया। डॉक्टर नगेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक है। यही कारण है कि डॉक्टर नगेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की के उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में उन्हें आवश्यक नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकालीन काव्य को क्षयग्रस्त की संज्ञा दी। डॉक्टर नगेंद्र सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी मान्यताओं से प्रभावित लेखक और साहित्य में स्पष्ट लिखते हैं कि साहित्य काफी अंशों में वैयक्तिक अवचेतन की ही नहीं, व्यक्ति के चेतन की भी दृष्टि है। सैद्धांतिक चित्त पराकाष्ठा 1900 रचित सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रस सिद्धांत, ठीक हुई, जिसमें उन्होंने अनुभूति को विशेष महत्व देते हुए साधारणीकरण की एक मौलिक तथा
महत्वपूर्ण व्याख्या की। डॉक्टर नगेंद्र रस को मानवीय अनुभूति से संपृक्त मानते हैं। आचार्य शुक्ल की रस मीमांसा में लोक मंगल का तत्व अनिवार्यतः निहित होने के कारण छायावाद का आत्मपरक साहित्य के माध्यम से अपना महत्व नहीं प्राप्त कर रहा था, लेकिन नगेंद्र द्वारा की गई आत्मनिष्ठ आनंदवादी व्याख्या यानी कि रस सिद्धांत से छायावादी कविताएं भी रसात्मक प्रतिपादनों पर खरी उतरने लगी। प्रगतिवादी देखते हैं। प्रगतिवादी समीक्षा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है, हालांकि व्यवहारतः के प्रयोक्ताओं ने कहीं कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है। इसे साहित्यिक जगत में समाजवादी यथार्थ कहा जाता है। समाजवादी प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई। में प्रमुख है सिद्धांत सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नामोर सिंह। इसके अतिरिक्त मलयज, नंद नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इस धारा में शामिल। हिंदी में प्रगतिवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता, प्रगतिवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ठीक, क्या एक निबंध बहुत इंपॉर्टेंट, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, 1937 में प्रकाशित हुआ विशाल भारत में। ठीक, अंग्रेजी के समीक्षक कार्डवेल के मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान प्रभावित है। तो 51 में आलोचना त्रैमासिक पत्रिका जो की है का संपादन भी इन्होंने ही 1946 में अपने लेख साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताने वाले अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का प्रतिरोध करते हुए इन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण बताया। आलोचना तथा काव्य और आधुनिक कविता का मूल्यांकन, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृति। प्रेमचंद एक विवेचन में डॉक्टर मदान ने समाजवादी नजरिए से प्रेमचंद के साहित्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया। आगे आइए। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक है, किंतु उन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील तैयार किया। अच्छा, तो मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, मार्क्सवादी लोग हैं प्रगतिवादी, ये इनको मानते ही नहीं मार्क्सवादी है। इसका कारण कि ये परंपरा को या भारतीय संस्कृति को एक साथ लेके चलते। इस पे भी कर सकते और एक किसी और को लेकर। उन्होंने हिंदी समीक्षा की चर्चा करते हुए जिन क्षेत्रों को छुआ है उनमें संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषय परस्पर हैं। अभी बहुत टॉपिक आएंगे, आऊंगा मैं। अरे नहीं, बहुत मजा आता है। टाइम भी हो गया, चलिए अब आज यहीं तक करते हैं व्याकरण का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।